पाठ हमने पढ़ लिया कंप्लीट, और कुछ चीज़ें भी पूछ ली और कुछ याद भी हो गई, लेकिन ये पूरा याद नहीं हुआ है। सही है ना? पूरे लेसन को यदि हम कवर करते हैं तो अपने छोटे मोटे एग्जाम ऐसे क्लियर हो जाते हैं, कोई से भी हो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पाठों में से विभिन्न प्रकार के प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भले अपने स्कूल की परीक्षा हो, भले ही भविष्य में दूसरी देंगे वो। तो अपन अब आज नोट्स की क्लास है, यानी कि जितने भी पार्ट में से इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें मिली है उनका हमने कलेक्शन बना लिया है। ठीक है, अब उसी को हमें पढ़ना है, ज़्यादातर उसी चीज़ पर फोकस करना है। फिर भी कोई चाहे नहीं मेरे को तो और एडवांस बनना है ना, तो फिर वो वापस और किताब को छानबीन करके नोट्स में कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकता है। बाकी मेन वे चीज़ें मैंने वैसे इंक्लूड कर दी है जो तुम्हारे नंबर बढ़ाने वाली है। क्लियर बिल्कुल? यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे 90% चांस यही है कि प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, लेकिन अपन इनको कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से याद कर रहे हैं, ये जरूरी है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? यस। तो नोट्स की यदि हम बात करें तो कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो है कोशिका की खोज किसने की। तो बताओ कोशिका की खोज किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब इसने क्या देखा था, एक कोर्क था, मतलब कोर्क की एक छाल थी ना, छाल होती है पेड़ की छाल जिसको अपन कोर्क के नाम से जानते हैं। तो ये जो कोर्क था इसकी इसने एक पतली काट देखी माइक्रोस्कोप में जब, तो यहाँ पर इसको क्या दिखा माइक्रोस्कोप में, मधुमक्खी के समान छत्ता दिखा। उसको लगा कि मधुमक्खी का छत्ता तो नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जैसी संरचना उसको देखने को मिली। और वहाँ पर जो प्रकोष्ठ थे, यानी कि तुमने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें जैसे खड्डे होते हैं ना कुछ अंतराल में, तो बिल्कुल ऐसी संरचना उसको देखने को मिली थी। अब इस व्यक्ति ने, या जो भी ये वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, इसने उन छिद्रों को क्या नाम दे दिया था, प्रकोष्ठों को क्या नाम दे दिया था? कोशिका। ठीक है, जब कोई पूछता है कोशिका का अर्थ बताओ तो क्या बताओगे? छोटा कण। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये तुम्हें बनाना सीखना है, या सीख लेना, इसको ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, कठिन ड्राइंग बनाने वाले सूक्ष्मदर्शी तो आराम से बना ही सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो चित्र तुम्हारी बुक में दे रखा है वो है प्याज की झिल्ली की कोशिका है। तुम्हें स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। ठीक है, और बाहर ही ये एक झिल्ली इस पर लगी हुई है, और यहाँ पर बीच में जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इनको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। कोशिका की संरचना की यदि हम बात करें तो कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। पहला जो भाग है वो है एक कोशिकीय जीव, दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, कौन से जीव? एक कोशिकीय जीवों का संपूर्ण जीवन एक ही कोशिका पे आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? एक ही कोशिका पर। अब कोई पूछिए कि एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण बताओ, तो क्या बताएंगे? अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। क्लियर बिल्कुल? यस। एक बार रिपीट कर देवीलाल। अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अगला बिंदु है बहुकोशिकीय जीव, यानी कि वे जीव जिनका जीवन एक से अधिक कोशिकाओं पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है? फंजाई, पादप और जंतु। 3 चीजें इसमें इंक्लूड है, तो इनको याद रख लेना। अब कोशिका से रिलेटेड कुछ काम की चीजें, सभी जो कोशिकाएं होती है वो किससे बनती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। अगला, कोशिका के केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला स्टेटमेंट है एम स्लीडन और टी स्वान, इन दोनों ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोशिका सिद्धांत। अगला बिंदु है कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है ना, अभी मैंने बता दिया कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो इन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की कि जितने भी तुम पौधे देखते हो या जितने भी तुम जीव जंतु देखते हो वो सारे किससे मिलकर बनते हैं? कोशिकाओं से। किससे मिलकर बनते हैं? और ये स्टेटमेंट इन लोगों ने प्रूव कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रूव। यानी कि जब भी कोई चोर चोरी करता है, कोई देख लेता है, तो वो बोलता है मैंने प्रत्यक्ष देखा है वो चोरी कर रहा था, और उस चीज को सामने वाले को भी मानना पड़ता है। सही बात है ना? तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कैसी इकाई है? मूलभूत। यानी कि अगर हमें जीवन जीना है तो उसके लिए या किसी
यानी किसी भी पौधे का जीवन या किसी भी जंतु का जीवन, पूरा जो जीवन होता है वो किस पर आधारित होता है? एक कोशिका पर आधारित होता है। यानी कि एक सेल ही होती है जो इतना बड़े जीव को हैंडल करती है, इतनी सारी प्रक्रियाओं को संपादित करते हुए एक जीवन को निर्वाह करती है। नेक्स्ट, अब कोशिका का काम क्या है भाई, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पार्ट ही कोशिका के नाम पर है, उसके काम हमें नहीं पता है तो क्या मतलब है। पहला काम है पदार्थों का निर्माण करना। विभिन्न प्रकार के नए नए पदार्थ बनाने का काम कौन करती है? कोशिका। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन करना है, उसके लिए भी कोशिका क्या होती है? आवश्यक होती है। यानी कि यह कोशिका का एक इम्पोर्टेंट रोल हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर तुम्हें एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं दिखा रखी है। सबसे पहले रुधिर कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु और वसा कोशिका। तो ये सारी जो तुम्हें दिख रही है ये क्या है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में पाई जाती है। अगला बिंदु है हमारा कोशिकांग। कोशिकांग क्या होते हैं? कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर। ध्यान से सुनना, साथ साथ याद हो जाएगा। अगला बिंदु है कोशिका का संरचनात्मक संगठन, यानी कि कोशिका बनती कैसी है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती है? एक तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। ये चीजें क्या होते हैं? कोशिका के मतलब हाँ विशिष्ट घटक के अंतर्गत भी इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला बिंदु है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की यदि हम बात करें तो ये सबसे बाहरी परत होती है और कोशिका के जो घटक होते हैं उनको बाहरी पर्यावरण से क्या रखती है? अलग रखती है। अब इसका मूड होता है तो उनको अंदर भी आने देगी और बाहर भी जाने देगी, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनको अंदर आने ही नहीं देती है। इस कारण, इस विशेषता के कारण इसको क्या कहा गया है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। आ गया समझ में? अब प्रश्न यही पूछा जाता है कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा जाएगा। अंकित क्या बताएगा इसका उत्तर? एक बार फिर से बता देता हूँ। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है कि कुछ पदार्थों को तो बाहर और अंदर आने जाने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर ही क्या कर देती है? रोक देती है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। समझ गए? आसान है कि कठिन? यस। पदार्थ की गति नॉर्मली होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसी पर आधारित है अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है? सुनो, जल जो होता है, जल कौन? जल परासरण विधि से, कौन सी विधि से? कोशिका के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोशिका के अंदर। तो इस प्रक्रिया में कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी। क्या होगी? फूल जाएगी। ये प्रक्रिया किसमें होती है बताओ मेरे को? अल्प परासरण दाबी विलयन। समझ गए? अल्प परासरण दाबी विलयन में जल बाहर से कहाँ चला जाता है? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर जाएगा तो कहाँ से होते हुए जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली से होते हुए जाएगा। यानी कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है जल को क्या करने दे रही है? अंदर जाने दे रही है। यानी कि कोशिका के अंदर जल क्या है? जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अल्प परासरण दाबी विलयन। याद हो गया कि नहीं? कोई भी पूछे अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है तो दिमाग में स्ट्रक्चर बिठा लेना कि जल कोशिका के अंदर जाता है और कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। हो गया याद कि नहीं? एक बार और बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही पता लग गया। जल कहाँ जाता है? कोशिका के अंदर और कोशिका फूल जाती है। बस आसान है। नेक्स्ट, अगला बिंदु है समपरासरण समपरासारी विलयन। अगला बिंदु कौन सा है? समपरासारी विलयन। इसमें क्या होता है कि जल की गति होती नहीं है। अब जल की गति नहीं होगी तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जल न तो कोशिका के अंदर जाएगा न ही कोशिका के बाहर आएगा। ऐसी कंडीशन में सांद्रता कोशिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ इक्वल होती है। ठीक है, समझ गया देवीलाल? सांद्रता कोशिका के अंदर और बाहर दोनों और क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। और एक स्टार्टिंग में मैंने स्टेटमेंट बताया था कि पदार्थ जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। जो अल्प परासरण दाबी विलयन अभी हमने देखा था उसमें क्या था कि जल बाहर से कहाँ जा रहा था? अंदर। तो बाहर जल की सांद्रता अधिक थी और अंदर जल की सांद्रता
कम थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या देखा हमने, समपरासारी विलयन। इसमें क्या हो रहा था, जल जो था, कौन, जल, वो न तो कोशिका के अंदर जा रहा था, नहीं अंदर से बाहर आ रहा है। तो इससे हमारे दिमाग में क्या आता है कि सांद्रता जितनी बाहर है उतनी सांद्रता क्या है कोशिका के अंदर। ठीक है, समझ गए। अरे यहाँ तक क्लियर है तुम्हारे? दो टॉपिक समझा दिए मैंने, है ना। एक तो अल्प परासरण दाबी विलयन और दूसरा सम परासारी विलयन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट अगला बिंदु है अति परासरण दाबी विलयन। अति परासरण दाबी विलयन में क्या होता है, जल कोशिका से बाहर आ जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। क्या होती है, सिकुड़ जाती है। यानी कि कोशिका के अंदर से जल बाहर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अति परासरण दाबी विलयन। क्लियर है, बिल्कुल समझ गए। तीनों प्रश्नों में कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अगर फिर भी हो रहे हो तो घर पे पाठ पढ़ने की तुम्हारी कमी है, उसको पढ़ लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बार वापस और कुछ स्टेटमेंट नहीं, अब कंफ्यूज हो गए ज्यादा बताऊंगा तो। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, कुछ इसमें मैंने लिख रखे हैं। पहली चीज, जैसे एक कोशिकीय जीवों की यदि हम बात करें तो वो परासरण विधि से क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। कौन सी विधि से, परासरण। यानी कि उनके अंदर अगर जल की कमी है तो क्या होगा, जल बाहर से कहाँ चला जाएगा, उनके शरीर के अंदर। ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट एक और चीज बता देता हूँ, जिसे तुमने देखा होगा पौधे की जो जड़ें होती है, देखिए पौधे की जड़ें, वो क्या करते हैं, जल को खींच लेती है। क्यों, बाहर जल की सांद्रता अधिक होती है और पौधे की जड़ों के अंदर जल की सांद्रता बहुत ही कम होती है। इसलिए जल बाहर से कहाँ चला जाता है, मिट्टी से कहाँ चला जाता है, पौधे की जड़ों के अंदर, और जड़ें जो होती है वो पानी को खींच लेती है। समझ गया? ये कॉन्सेप्ट होता है, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं था, आज पता लग गया। यस। नेक्स्ट प्लाज्मा झिल्ली की यदि हम बात करें तो ये लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली। अब किससे बनी होती है, ये कार्बनिक अणुओं से बनती है। और कार्बनिक अणु में क्या क्या आता है, प्रोटीन और लिपिड। समझ गए कि नहीं? अगला बिंदु है एंडोसाइटोसिस। कौन सा बिंदु है, एंडोसाइटोसिस। इसमें तुमने देखा होगा कोशिका झिल्ली कैसी होती है, लचीली। अभी मैंने बताया, अरे अभी मैंने बताया नहीं बताया, कोशिका झिल्ली क्या होती है, लचीली। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा। तो वो क्या करता है कि वो जो झिल्ली होती है वो उसकी मदद करती है, यानी कि उस भोजन को क्या कर लेता है, वो अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपनी जकड़ में ले लेता है और फिर क्या करता है, बाहर से अपने अंदर की ओर उसको ले लेता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है भोजन करने की, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। ऐसे तो नहीं है खाना बनाएगा खाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। कोई भी कीट कुछ भी मिला तो उसको पकड़ के जकड़ लेगा और उसको वहीं से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट अगला बिंदु है हमारा कोशिका भित्ति। अगला बिंदु कौन सा है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है ये पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, यानी कि जंतुओं में नहीं होती है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज जो होता है वो पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, दृढ़ता। अगला बिंदु है जीव द्रव्य कुंचन। कौन सा है, जीव द्रव्य कुंचन। इसमें क्या होता है, कोई भी पादप कोशिका है ना, उसमें परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ भी क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन। सिंपल सी बात है, जल कोशिका से बाहर आ रहा है तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। जल कोशिका से बाहर आ रहा है तो कोशिका क्या होगी, इसको हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कुंचन। तो नींद क्यों आ रही है? सर ये तो हाईलाइट कर रहा है आपके अंदर, देखो हाईलाइट मत कर, हाईलाइट है नहीं, पीडीएफ मिलेगी ना तेरे को वैसे ही, तो टेंशन क्यों ले रहा है। टेंशन बड़ी है, देख ले। अगला बिंदु है केंद्रक। ठीक है, यानी कि केंद्रक की यदि हम बात करें तो केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है ना, जिसको केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। यस बेटा, बीच क्लास में क्या बताया बेटा। हाँ, केंद्रक झिल्ली की यदि हम बात करें तो केंद्रक के चारों ओर एक डबल लेयर होती है, दोहरी परत होती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, केंद्रक झिल्ली के नाम से। अब केंद्रक की यदि हम बात करें तो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या होती है, आनुवांशिक गुणों की सूचना। क्या होती है, आनुवांशिक गुणों की सूचना। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, जीन के नाम से। अगला बिंदु है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक का आकार हमेशा छोटा होता है और यूकैरियोटिक का आकार हमेशा बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक का आकार हमेशा छोटा होता है और यूकैरियोटिक का आकार हमेशा बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। समझ गया? एक बार वापस बता दो। एक बार और बता दूं। प्रोकैरियोटिक हाँ। प्रोकैरियोटिक में कोशिका में जो होती है ना केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, सीधी सी बात है। और यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक का आकार क्या होता है? बड़ा। यूकैरियोटिक का आकार छोटा। और प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा। क्लियर? कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर हम एक साथ क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य। देवीलाल का ध्यान है ही नहीं, क्लास में ध्यान ही नहीं। अगला है कोशिका अंगक। तो कोशिका के अलग अलग कार्यों के लिए कोशिका के अलग अलग अंगक होते हैं। तो इसमें हमारे प्रमुख अंगक कौन कौन से? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेलिस्ट। ये कोशिका के प्रमुख क्या है? अंग है। अगली है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है? इसमें झिल्ली युक्त नलिकाएं होती है और यहाँ अपन शीट कह सकते हैं, ऐसी शीटें होती है। इन बड़ा इनका जो तंत्र होता है इसको एक साथ अपन अंतर्द्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं। अब अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार की बात करते हैं, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। पहली खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम लगे होते हैं और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। अब खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी क्यों होती है? सिंपल सा आंसर है, इसमें राइबोसोम होते हैं, याद रख लेना। ठीक है। अगला बिंदु है गोल्जी उपकरण। खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी उपकरण क्या है? तो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएं। अब ये जो पुटिकाएं होती है किस तरीके से जमी होती है? समांतर तरीके से। और ये इनका जो जमना है इनको किस नाम से जानते हैं? कुंडिका के नाम से। और इसके द्वारा लाइसोसोम भी क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। यानी कि गोल्जी उपकरण लाइसोसोम भी बनाता है। लाइसोसोम क्या है? पाचक एंजाइम। ये क्या करते हैं? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और अपने मतलब कोशिका का अपशिष्ट निपटान का काम भी कौन कर लेते हैं? लाइसोसोम। कोशिका के कोई भी अंग टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो ये जो क्या करता है? लाइसोसोम अपने अंदर उनको पचित कर लेता है, साफ कर देता है। किसी कारण से यदि कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं और अपनी ही पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। हो गया याद? अगला बिंदु है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका के बिजली घर के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बना होता है। इसकी बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है और भीतरी जो झिल्ली होती है वो वलित होती है। अब एटीपी बनाता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है ये क्या काम करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। समझ गए? डीएनए और राइबोसोम। अगला बिंदु है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड किस में पाया जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में। प्लेस्टिड की यदि हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है और तुम्हें पता है क्लोरोफिल के कारण ही पौधे की पत्तियां हरी हरी दिखती है। क्लोरोफिल की यदि हम बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ल्यूकोप्लास्ट की यदि हम बात करें तो इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जो होता है इनका संश्लेषण होता है। प्लेस्टिड का भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार वापस बताओ। नेक्स्ट अगला बिंदु है रसदानियां। रसदानियां तरल पदार्थ की क्या होती है? संग्राहक थैलियां। जंतु कोशिका में रसदानियां क्या होती है? छोटी। पादप कोशिका में रसदानियां क्या होती है? बड़ी। और रसदानियों की यदि हम बात करें तो कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? कठोरता। यानी कि तुमने देखा होगा तना किसी पेड़ का मजबूत है तो उन रसदानियों के कारण ही मजबूत होता है। अंतिम बिंदु है कोशिका विभाजन, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनना। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का।
सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। संतति कोशिका जो नई कोशिका बनी होती है उसको कहते हैं मातृ कोशिका, वो कोशिका जो पुरानी कोशिका होती है उसको कहते हैं। अब मातृ कोशिका से हमेशा संतति कोशिकाएं बनती है। कौन सी कोशिकाएं बनती है? संतति कोशिकाएं। तो अब बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब गुणसूत्र जो होते हैं वो समसूत्री विभाजन यानी कि जो सूत्री विभाजन है उसमें उतने के उतने ही होते हैं और एक जो होता है उसमें आधे रह जाते हैं। अंतिम बिंदु है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। दोनों के चित्र भी तुम्हें नोट्स में अच्छे से बनाने, और ये तुम्हारा पूरा लेसन मैंने मात्र 20 मिनट में समझा दिया है। और तुम्हें पता होगा पहले 3 क्लासें ली थी हमने इसकी, और आज मात्र 20 मिनट में लेसन हमने पढ़ लिया। ऐसी तैयारी करनी है कि एग्जाम से पहले मात्र 2 मिनट में पूरे लेसन को अपन रिकॉल कर ले। तो ऐसी तैयारी अगर तुम्हारी है तभी तुम अच्छे नंबर्स ला पाओगे साइंस में, बाकी सोचना भी मत। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, पहले पढ़ाया तब पूछते, तब ज़्यादा पूछने चाहिए था ना। अब तो कोई छोटा माइनर कंफ्यूजन है तो वो आना चाहिए था। इतनी क्लासें हो गई, उस समय कहाँ थे तुम? और घर पे पाठ का पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए। ये PDF तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी, शायद आज हो जाएगी, कभी भी हो सकती है। बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा तुम्हारा, वो आ जाएगा मैसेज, ठीक है। वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे घंटी जैसा होगा उसको दबा देना, फिर तुम्हारे फ़ोन में मैसेज आएगा जैसे PDF अपलोड हुई और मामला मिल जाएगा। हाँ सर, मैंने देखा वो घंटी का रहा। एक बार ही दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा दबाने के बाद। मैंने दबा कर देखा, वो गया ही नहीं, मैंने फिर दबाया। वापस वो चीज कर दी, फिर चला गया, अब दिख नहीं रहा है। दिख रहा है। तो तेरे फोन में नोटिस आता है अलाउ करो, तो उसको अलाउ करना पड़ेगा तेरे। अल्लाह कैसे करते हैं? आएगा कहीं कहीं दिखना। नहीं आता है तो अपने व्हाट्सएप में स्क्रीन शेयर करके बता देना मेरे को, ठीक है। तो ये अपना पूरा लेसन ओके कंप्लीट, ठीक है। अब अपन अगले जो अपनी मनपसंद सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।